डियर स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करेंगे। देखिए, होमोलोगस सीरीज के लिए आपने तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज है। दूसरी बात, इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तीसरी बात, इनमें किस चीज का डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ मिथाइलिन ग्रुप का। अच्छा, देखिए, एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कन्फाइंड है। फिर इनके स्ट्रक्चरल फीचर सेम होते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर सेम होने का मतलब क्या है? देखिए, स्ट्रक्चरल फीचर सेम होने का मतलब है कि इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होने का मतलब क्या समझते हैं आप? कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो एक जैसी तरह से ड्रॉ होंगे, तो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। बट ये एक दूसरे से डिफरेंट है। किसके जरिए? मिथाइलिन ग्रुप के जरिए। अब मिथाइलिन ग्रुप किसे कहते हैं हम? मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं CH2 ग्रुप को। तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें CH2 आता है, उस ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। अच्छा, ये डेफिनेशन अभी आपको क्लियर नहीं हुई होगी। अब हम एक सीरीज की एग्जांपल लेते हैं, जैसे अल्कीन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो हम अल्कीन की एग्जांपल लेते हैं। और जब हम अल्कीन की एग्जांपल लेंगे ना, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको कार्बन की काउंटिंग सिखाई थी अपने पहले लेक्चर में, और हमने देखा था कि जो काउंटिंग थी वो क्या थी? मीट, ईट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टॉन, डैक। ऐसा ही था। तो अगर ये सीरीज अल्कीन की है तो नाम क्या होंगे? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट बीच से लेक्चर देख रहे हैं ना, तो उसे समझ नहीं आएगा। उसे सबसे पहले पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से उसको अपने लेक्चर्स को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, अब हमें पता है कि मीट का मतलब क्या होता है? एक कार्बन। ईथ का मतलब क्या होता है? दो कार्बन। प्रॉप का मतलब तीन कार्बन। ब्यूट का मतलब चार कार्बन। और पेंट का मतलब पांच कार्बन। अगर हम पांच कंपाउंड्स लेके भी समझेंगे तो हमें बात क्लियर हो जाएगी। वैसे आप 10 कंपाउंड लेके भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा चेक देखिएगा। सबके आखिर में एन लगा हुआ है। एन का मतलब सब में कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो मैं सब जगह पे साथ में क्या लगा रहा हूँ? सिंगल बॉन्ड। देखिए, मैंने सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में इनको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब ये सीरीज अल्कीन की है, लेकिन हमें इतनी बात पता है कि जो कार्बन एलिमेंट है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, उन्हें वो कितनी होती है? 4। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब अगर आप गौर से देखें इस पहले वाले कार्बन को, मीथेन को, तो मीथेन, तो क्योंकि ये एक भी बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इसे कितने बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे? 4 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। अब जितने बॉन्ड्स कम होते हैं वो हम हाइड्रोजन से पूरे करते हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। इसी तरह से अगर आप इथेन को देखें, तो इथेन में दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड बना रहे हैं। दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो इन्हें कितने बॉन्ड्स की मजीद जरूरत है? तीन तीन बॉन्ड्स की। तो यानी पहले वाले कार्बन के साथ भी तीन हाइड्रोजन आएंगे और दूसरे वाले कार्बन के साथ भी तीन हाइड्रोजन आएंगे। इसी तरह से अगर आप प्रोपेन को देखें, तो प्रोपेन में पहला कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन। और प्रोपेन में अगर आप बीच वाले कार्बन को देखें, तो बीच वाला कार्बन एक बॉन्ड पीछे बना रहा है और एक बॉन्ड आगे बना रहा है। तो क्योंकि दो बॉन्ड्स बना रहा है, इसलिए दो बॉन्ड्स इसको मजीद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 4। आखिरी वाले कार्बन को देखें, तो आखिरी वाला कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, तो इन्हें मजीद कितने बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे? 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। चलें, ब्यूटेन के पहले कार्बन को देखें, सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, तीन हाइड्रोजन। बीच वाले कार्बन को देखें, दो बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन, फिर दो, और फिर आखिरी वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हमने तीन हाइड्रोजन लगा दिए। और ये हाइड्रोजन को बैलेंस करना मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में ऑलरेडी सिखाया था। तो अब मैं इसे जल्दी जल्दी बैलेंस कर रहा हूँ। चलें, अब अगर आप इनको स्ट्रक्चर वाइज देखें, तो देखें क्या ये चेंज आपको एक जैसी नजर नहीं आ रही? एक जैसी नजर आ रही है। इसका मतलब इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सिमिलर तरह का है।
बट अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि आप इन्हें जोड़ के लिख दें। तो देखें, इसको तो हम जोड़ के लिख नहीं सकते, इसको अगर आप जोड़ के लिखेंगे तो यही जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? CH4। इसी तरह से आप अगर CH3 को जोड़ के लिखते हैं तो एक कार्बन और एक कार्बन, कितने कार्बन हो गए? दो। तीन हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए? छह। अगर आप प्रोपेन को जोड़ के लिखेंगे तो एक दो तीन, तीन कार्बन हो गए। हाइड्रोजन तीन और दो पांच, पांच और तीन आठ। इसी तरह से अगर आप ब्यूटेन को देखें तो ब्यूटेन का मतलब चार कार्बन, एक दो तीन चार, तो C4। और हाइड्रोजन को गिने तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। चलें, अब अगर आप पेंटेन को देखें तो एक दो तीन चार पाँच, कितने कार्बन है? पाँच। हाइड्रोजन को गिने 3 और +2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12। तो ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सबके अलग अलग हैं। और इनमें अब अगर हम डिफरेंस देखें तो देखें, जरा ये इन दो मेंबर्स में डिफरेंस देखें। CH4 से C2H6 हो गया, तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन हो गए, तो एक कार्बन का फर्क आया। हाइड्रोजन ऊपर चार है, नीचे में कितने हैं? छह। तो कितने हाइड्रोजन का फर्क आया? दो हाइड्रोजन का फर्क आया। तो इसका मतलब एक मेंबर से जब हम दूसरे मेंबर की तरफ जाएंगे तो किस ग्रुप का फर्क पड़ता है? CH2 का फर्क पड़ता है। इसी तरह से अब हम सेकंड से थर्ड मेंबर को देखते हैं। चलें, अब अगर आप सेकंड से थर्ड मेंबर को देखें तो सेकंड से जब हम थर्ड मेंबर की तरफ जाएंगे तो कार्बन दो से कितने हो गए? तीन। यानी एक कार्बन का फर्क पड़ा। हाइड्रोजन देखें, छह थे, छह से कितने हो गए? आठ। तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया? दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आया। चले, एक एक और चीज कोट कर लेते हैं। थर्ड वाले से फोर्थ वाले में जाके देखते हैं। तो जब आप थर्ड वाले से फोर्थ वाले में जाएंगे तो तीन कार्बन से कितने कार्बन हो गए? चार कार्बन, यानी एक कार्बन का डिफरेंस आ गया। आठ हाइड्रोजन से कितने हाइड्रोजन हो गए? 10, यानी दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया। यानी जब भी आप अगले मेंबर की तरफ जाएंगे तो कितने कितने ग्रुप, किस ग्रुप का फर्क आएगा? CH2 ग्रुप का फर्क आएगा। तो होमोलोगस सीरीज में हमें तीन बातें याद रखनी है। एक, कि एक ऐसी सीरीज है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है, इनमें स्ट्रक्चर्स एक तरह से बनेंगे, लेकिन हर स्ट्रक्चर, हर अगले मेंबर वाले स्ट्रक्चर के अंदर CH2 ग्रुप का फर्क होगा, यानी मिथाइलिन ग्रुप का फर्क होगा। अब हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए हम पहली करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। देखें, डेफिनेशन में हमने पढ़ा सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो पहला करेक्टर क्या हो गया? इनका स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होते हैं? सेम। स्ट्रक्चरल फीचर सेम होने का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इनका स्ट्रक्चर सेम तरह से ड्रॉ होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हर दो मेंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो किस ग्रुप का है? CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। अगर CH2 ग्रुप का डिफरेंस है तो इनमें मास डिफरेंस कितना होगा? भाई, इनमें मास डिफरेंस होगा 14 mu का। कैसे? देखें, कार्बन का मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन है कितने? दो, तो मल्टीप्लाई बाय दो। तो 1 2 सा 2, और टू में जब आप 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो इनमें 14 mu का डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि मास डिफरेंस कितने का है, यानी एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जाने के लिए कितना मास डिफरेंस आएगा? तो 14 mu का। यानी मिथेन से अगर हम इथेन में जाएंगे तो इथेन का मास में 14 mu का इजाफा होगा। इथेन से प्रोपेन में जाएंगे तो 14 mu का इजाफा होगा। अगर मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करूं तो देखें, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। मान लें अगर मैं मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ तो कार्बन का मास कितना होता है मुझे? 12। हाइड्रोजन का मास होता है 1, मल्टीप्लाई बाय 4। तो 12, 1 4 सा 4, तो 12 में 4, यानी 12 में 4 प्लस करेंगे तो मुझे कितना आएगा? 16। इसी तरह से अगर मैं इथेन का मास निकाल के आपको दिखाऊं तो इथेन का मास देखिए, कार्बन है, कार्बन का कितना होता है? 12। बट कार्बन कितने हैं? दो हैं आपके, तो मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास होता है 1। कितने हाइड्रोजन है? 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6। 12 2 सा
24, 1 6 6, 24 + 6 यानी 24 और 6 कितने होते हैं, 30। तो अगर अगर अब आप देखें इसमें, तो 16 से 30 में कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई? 16 से 30 में 14 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 16 में जब आप 14 मिलाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो हर दो मेंबर्स के दरमियान जो मास का फर्क है वो कितना है? वो 14 mu का फर्क है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि इनकी मतलब इनको हम एक ही मेथड से प्रिपेयर करते हैं। यानी जिस तरह से हम मीथेन को तैयार करेंगे उसी तरह से आप इथेन को तैयार करेंगे, जिस तरह से आप इथेन को तैयार करेंगे उसी तरह से आप प्रोपेन को तैयार करेंगे। यानी इन सबको तैयार करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो मैं लिख रहा हूँ सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब इनकी रिएक्शन करने की जो एबिलिटी होती है वो भी सेम होती है। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कंबस्शन की। कंबस्शन क्या मतलब होता है? बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलें, अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो हमें इतनी बात पता है कि कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है? वाटर। और साथ में क्या रिलीज होती है? हीट। इसी तरह से अगर हम इथेन को लें और इथेन की कंबशन करें तो क्या, अब यहाँ भी तो कार्बन है, ये कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तब भी क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा? वाटर। और साथ में क्या फॉर्म होगी? हीट। हाँ, रिएक्शन की टाइप तो सेम है, अलबत्ता फर्क सिर्फ इतना है, अलबत्ता फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनेगी वो ज्यादा होगी। क्यों? इसमें यहाँ पे देखें, मीथेन में एक कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, सपोज सपोज इथेन में दो कार्बन है तो ज़ाहिर है डबल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। तो क्वांटिटी में तो फर्क होगा, लेकिन दोनों एक ही चीज बना रहे हैं। मीथेन जल रहा है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इथेन जलेगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्रोपेन जलेगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, पांचवी प्रॉपर्टी जो आपको याद होनी चाहिए वो ये है कि इनके पास सेम एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मीथेन की, तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है, इथेन में भी कार्बन और हाइड्रोजन है, प्रोपेन में भी कार्बन और हाइड्रोजन है, ब्यूटेन में भी कार्बन और हाइड्रोजन है। इसका मतलब इनके पास सेम एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, नंबर 6, इनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप भी होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो कंपाउंड को, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कंपाउंड को कंट्रोल करे। ठीक है, जैसे मिथाइल एल्कोहल की बात करते हैं तो मिथाइल एल्कोहल में भी OH फंक्शनल ग्रुप होगा, इथाइल अल्कोहल में भी OH फंक्शनल ग्रुप होगा। यानी सारे अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप ही कंट्रोल कर रहा होगा। तो इनका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है? सेम होता है। अच्छा, इनका जर्नल फॉर्मूला भी क्या होता है? सेम। अब मैं कुछ जर्नल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, देखिएगा जरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अल्कीन अल्कीन अल्काइन का जर्नल फॉर्मूला निकालें तो अल्कीन का जर्नल फॉर्मूला कैसे बनेगा? मैं आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखाता हूँ। अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। आपको इनके मतलब पता है? अल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड।
मान लें कि हम इसमें जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो 3 कार्बन की ले लेते हैं। तो लाइक 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रॉप, तो ये हो गया प्रोपेन। इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, प्रोपीन। और इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, प्रोपाइन। मैं सर इनको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन है, 3। फिर दोबारा प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन। प्रोपाइन का मतलब भी 3 कार्बन। बट एन का मतलब इनमें कौन से बॉन्ड्स हैं, सिंगल। इन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड है। लेकिन हर जगह आपने डबल बॉन्ड नहीं लगाना, किसी एक जगह पे लगता है। और आइन का मतलब इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप जल्दी से हाइड्रोजन को बैलेंस कर दें। तो अगर आप यहाँ देखें तो पहला वाला कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। टोटल हमें 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। दूसरा वाला कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक पीछे और एक आगे, तो 2 मजीद बनाने हैं, क्योंकि टोटल 4 होने चाहिए। तीसरा वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। प्रोपीन में अगर देखें तो पहला वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बचे। दूसरा वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, कैसे, 2 पीछे बना रहा है और एक बॉन्ड आगे बना रहा है, तो एक बचा। तीसरा वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है पीछे की तरफ, 3 हाइड्रोजन। प्रोपाइन को देखें तो प्रोपाइन में पहला वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा। दूसरा वाला कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, कैसे, 3 पीछे बना रहा है, एक आगे बना रहा है, तो टोटल 4 हो गए, मजीद हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। तीसरा वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है पीछे की तरफ, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब अगर मैं इसे मिला के लिखूं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी C3H, 2 3 और 2 5, 5 और 3 8। यानी प्रोपीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C3H8। प्रोपीन का निकालते हैं। प्रोपेन का तो C3H8 हो गया, 1 2 3, इसमें भी कितने, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन गिने, 2 और 1 3, 3 और 3 6। प्रोपाइन का देखें, 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यानी टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो अगर हम बात करते हैं अल्कीन की, तो भाई अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, देखें। जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें भी दो ज्यादा है। जैसे अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का डबल कितना होता है, 6। लेकिन हाइड्रोजन 6 तो नहीं है, इसमें भी दो ज्यादा है, तो ये हो गए 8, ठीक है ना। अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन उससे डबल है, बट उसमें भी दो ज्यादा है। इसका मतलब अल्कीन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CN, यानी जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है, H2N। लेकिन उसके बाद भी आपको दो ऐड करने पड़ेंगे, जैसे C3। तो C3 अगर आप इसको डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, H6। लेकिन यहाँ तो H8 है, यानी मजीद दो ऐड करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर हम अल्कीन का जनरल फॉर्मूला देखें, तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है, यानी एग्जैक्टली डबल, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइन का फॉर्मूला देखिएगा जरा। 3 कार्बन, तो 3 का डबल कितना होता है, 6। 6 हाइड्रोजन, लेकिन 6 हाइड्रोजन है ही नहीं, बल्कि 4 हैं, यानी दो कम कर दें, तो देखें कितना आ गया, 4। तो पहले वाले में 2 हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ रहे थे, दूसरे वाले में बस एग्जैक्टली डबल था, और तीसरे वाले में 2 हाइड्रोजन हमें कम करने पड़ रहे हैं। भाई देखें 3 कार्बन का डबल कितना होता है, 6। पर 6 नहीं है, 4 हाइड्रोजन है, यानी डबल में दो कम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, लेकिन दो माइनस करके। अब इस फॉर्म इन जनरल फॉर्मूलाज को बनाने का क्या फायदा है, इन जनरल फॉर्मूलाज को बनाने का ये फायदा है कि अब आपको अगर किसी चीज का फॉर्मूला चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आपको उसके लिए पूरा पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर फॉर्मूले की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर में वो आपसे बोलता है कि भाई डू डिकेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो डू डिकेन का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है एन है, और एन का मतलब है अल्केन, तो यानी पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। और डू डिकेन का मतलब होता है कि 12,
कार्बन की वैल्यू कितनी है, 12 है। आपको पूरी काउंटिंग याद कराई थी ना, मीट ईट प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेका डू डेका ट्राई डेका टेट्रा डेका पेंटा डेका। आपको 15 तक मैंने पहले लेक्चर में काउंटिंग याद कराई थी। तो डू डेकेन का फॉर्मूला कैसे जनरेट करोगे भाई? फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, यही फॉर्मूला है अल्केन का। चले, एन की जगह पे वैल्यू रखिए, कितनी रखेंगे? 12। एन कितना हो गया? 12। हाइड्रोजन 2 × 12, 2n है ना, यानी 2n से मल्टीप्लाई हो रहा है, एन कितना है? 12। तो 2 12 = 24, या 12 2 कह दें, एक ही बात है, और +2। तो C12, 24 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो अब देखें, आपको ना पूरा 12 कार्बन लगा के उसे हाइड्रोजन बैलेंस करके फिर मिला के नहीं देखना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूले से क्या होगा कि आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला बता सकते हैं। तो अल्कीन अल्कीन अल्काइन के जनरल फॉर्मूलाज क्या है? CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। अब हमें दो जनरल फॉर्मूले और याद करने। वो दो जनरल फॉर्मूले क्या हैं? उनमें से एक है अल्कोहल के लिए और एक है अल्काइल हैलाइड के लिए। अच्छा, आपको पता है अल्कीन अल्कीन अल्काइन पर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से एक चैप्टर का नाम ही अल्काइल हैलाइड है, एक चैप्टर का नाम है अल्कोहल। तो यानी अभी बस जो चीजें हम सरसरी पढ़ रहे हैं, ये चीजें अभी हमें डिटेल में पढ़नी है बहुत ज्यादा। यानी अल्काइल हैलाइड बहुत डिटेल में भी आपके सामने आएगा। अच्छा, अब हम अल्कोहल किसे कहते हैं? अल्कोहल का मतलब होता है कि आपने अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकाला और उस हाइड्रोजन को निकाल के बदले में आपने क्या लगा दिया? OH। सही है। तो जब आप अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगा देते हैं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं अल्कोहल। जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3H8। ये देखें, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3H8। अगर मैं C3H8 में से अगर मैं C3H8 में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये क्या बचेगा? C3H7। क्या बन जाएगा ये? C3H7। और इसका नाम प्रोपेन से हो जाएगा प्रोपाइल। जब हम अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो हम उसे वॉइल की फॉर्म में शो करते हैं। और एल्कोहल बनाने के लिए इसे क्या करूंगा? OH ऐड कर दे। तो जब आप इसमें OH ऐड करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H7OH। अब आप इसे क्या पढ़ेंगे? आप इसे पढ़ेंगे प्रोपाइल एल्कोहल। तो जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्कीन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपने पढ़ा अल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो हमें पता है एल्कोहल कैसे बनता है। हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं उसमें से। तो जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1, +2 था ना, तो एक इसमें से माइनस कर दें। तो जब दो में से एक निकलेगा तो एक बचेगा। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है? ये जनरल फॉर्मूला है अल्कीन का। ये किसका जनरल फॉर्मूला है? ये है अल्काइल का। यानी कि जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? अल्काइल। और हमने इसमें क्या चीज लगानी है? OH। तो आखिर में हमने लिख दी, आखिर में हम लिख देते हैं जल्दी से OH। CnH2n+1 OH। ये किसका फॉर्मूला हो गया? अल्कोहल का। अच्छा, अल्कोहल के फॉर्मूले को एक और तरह से लिखा जाता है, कैसे? CnH2n। अब एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक हाइड्रोजन यहाँ अलग से भी दिया हुआ है, तो हम इसे +2 लिख के, बट अब आखिर में हम क्या लिख दें? O। तो इसका फॉर्मूला दो तरह से लिखा जाता है अल्कोहल का, CnH2n+1 OH। ज्यादा बेहतर है ऐसे ही लिखें, लेकिन कुछ बुक्स में इसे CnH2n+2O लिखा हुआ है। तो बात एक ही है। तो अब अगर हम इसी तरह से अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो देखें अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अल्काइल हैलाइड का मतलब ये होता है कि आप अल्केन में से
एक हाइड्रोजन निकाल दें और बदले में क्या लगा दें, एक्स। एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो ये चीज क्या कहलाएगी, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे C3H8। C3H8 को क्या कहते हैं, प्रोपेन। अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये बन जाएगा C3H7, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोपाइल। और इसमें आप क्या लगा दें, एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, C3H7X। यानी अब एक्स की जगह मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी पुट कर दें आप, जैसे क्लोरीन कर देते हैं, तब इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन पुट करते हैं तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, आयोडीन पुट करते हैं तो प्रोपाइल आयोडाइड। जनरल फॉर्मूले पे चलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, CnH2n+2। एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1। अब इसमें जब x लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1x। तो टोटल 5 जनरल फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए, कौन कौन से, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड, अल्काइल हैलाइड। क्या क्या होते हैं, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+1OH, CnH2n+1x। इसी तरह से एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको और पढ़ा रहा हूँ, अमाइन का। अब अमाइंस क्या होते हैं, अमाइंस को भी सुन लीजिए। अमाइंस क्या होते हैं, अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालें और बदले में NH2 लगा दें तो आप इसे कहते हैं अमाइन। आप उसे क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं C3H8। मुने C3H8 को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये क्या कहलाता है, C3H7, और इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपाइल। ऐसा ही है। अच्छा, अब आप इसमें क्या लगा दें, NH2। जब आप इसमें NH2 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, C3H7NH2। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेनामाइन। क्या कहते हैं हम इसे, प्रोपेन अमाइन, या फिर हम इसे कहते हैं अमाइनो प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेनामाइन, या फिर हम क्या कहते हैं, अमीनो या अमाइनो प्रोपेन। अगर हम बात करते हैं जनरल फॉर्मूला की, तो इसकी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसका क्या होगा, CnH2n+1, एक हाइड्रोजन निकाल दिया था ना, इसका क्या होगा, CnH2n+1NH2। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CnH2n, एक हाइड्रोजन ये रहा और दो हाइड्रोजन ये रहे, टोटल 3 हो गए, तो +3 और n बचा है, ये रहा n। बट ज्यादा बेहतर है कि हम इसको इस तरह से लिखें, लेकिन आपने ये भी याद रखना है क्योंकि हो सकता है MCQs में वो आपको ये लिख के दे दे। अब हम इसके लास्ट करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है भाई। वो लास्ट करेक्टरिस्टिक, ये इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। यानी मीथेन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इथेन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, प्रोपीन की प्रॉपर्टीज अलग, ब्यूटेन की अलग, पेंटेन की अलग। अब इन प्रॉपर्टीज में आपने याद क्या रखना है, सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं अलोंग द सीरीज। अब सीरीज क्या है हमारे पास, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, मीथेन, इथेन,
प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। हमने 5 कंपाउंड्स लिए थे सिर्फ। इसको कहने का मतलब ये है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज। का मतलब ये है कि मीथेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इथेन का उससे ज्यादा होगा, प्रोपेन का उससे भी ज्यादा, ब्यूटेन का उससे भी ज्यादा, पेंटेन का उससे भी ज्यादा। यानी विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, मीथेन से ज्यादा इथेन का, इथेन से ज्यादा प्रोपेन का, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन का, और ब्यूटेन से ज्यादा पेंटेन का। और पेंटेन से भी ज्यादा किसका होगा? हेक्सेन का। हेक्सेन से भी ज्यादा हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिका, डूडेकेन। इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट डेंसर हो जाएगी अलोंग द सीरीज। अब डेंसर होने का क्या मतलब है? डेंसर होने का मतलब ये है कि वो गैस से लिक्विड, और लिक्विड से क्या बन जाएगी? सॉलिड। यानी जो सीरीज में शुरू के मेंबर होंगे वो तो गैस होंगे, जो बाद के मेंबर्स होंगे वो लिक्विड होंगे, और जो बिल्कुल लास्ट के मेंबर्स होंगे वो सॉलिड होंगे। यानी अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी C1 से लेके C4 तक शुरू के 4 मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, ये गैसेस होते हैं। C5 से लेके C17 तक यानी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, 17 तक क्या है? लिक्विड्स हैं। और 17 से भी जिनका कार्बन कंटेंट ज्यादा है वो क्या है? वो होते हैं वैक्सी सॉलिड्स। अब उनमें कौन आएगा? ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, इस तरह से। तो वो गैसेस होंगी, वो वैक्सी सॉलिड्स होंगी। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड जो आपने याद रखना है वो ये है कि सॉलिबिलिटी इन वाटर की अगर हम बात करें, यानी पानी में हल होने की सलाहियत की बात करें, तो मुन्ने ये डिक्रीज होती है अलोंग द सीरीज। क्योंकि कार्बन और पानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मीथेन की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इथेन की उससे कम, क्योंकि सॉलिबिलिटी आगे जा रहे हैं तो कम हो रही है। उससे कम प्रोपेन की, उससे भी कम ब्यूटेन की, उससे भी कम पेंटेन की। तो अगर वो आपसे कहता है कि भाई सबसे कम सॉलिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए मीथेन। ठीक है। सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? मीथेन। और कम किसकी होगी? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे सॉलिबिलिटी कम होती रहेगी। तो 3 फिजिकल ट्रेंड्स याद रखने हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सीरीज में आगे जाएंगे तो बढ़ेगा। फिजिकल स्टेट डेंस होगी, यानी गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। लेकिन सॉलिबिलिटी जो है वो कम होगी, यानी दो फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। डेंस लेवल भी बढ़ रहा है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, लेकिन सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो रही है जब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा होमोलोगस सीरीज का टॉपिक जो है वो एंड हो गया, और लेक्चर 3 भी यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है।